गरीब का जादुई डोसा घर। किशन का परिवार बहुत ही गरीब था। उसके माता पिता एक बड़े साहब के यहाँ एक रसोइया का काम किया करते थे। लेकिन किशन बहुत ही होशियार था और उसका मन कुछ बड़ा कर दिखाने का था, ना कि किसी का नौकर बनने में, परंतु गरीबी के कारण वो मजबूर था। किशन, हम साहब के यहाँ जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। माँ, आखिर कब तक हम ऐसे दूसरों के घरों में काम करते रहेंगे? बेटा, ऐसे नहीं सोचते। काम कोई भी हो, छोटा या बड़ा नहीं होता। हाँ माँ, लेकिन जितनी मेहनत आप दोनों उनके लिए करते हैं, उतने में तो हम अपना खुद का एक अच्छा सा ढाबा खोल सकते हैं। हाँ बेटा, पता है, लेकिन हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपना खुद का एक ढाबा खोल पाए। किशन ये सारी बातें सुनकर बहुत ही निराश हो जाता है। उसका दिमाग शुरू से ही बिजनेस में तेज चलता था। उसके दिमाग में लोगों के दिए हुए ताने चल रहे थे। कैसे लोग पीठ पीछे सके मम्मी, माँ और पिता की बेइज्जती करते थे। अगले दिन किशन कॉलेज जाते हुए मन ही मन में कुछ सोच रहा होता है। तभी अरे बेटा, मुझे भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो। 4 दिन से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया है। भिखारी की ऐसी बातें सुनकर किशन को उस पर दया आ जाती है। वो आगे अपने बैग से कुछ बचा हुआ खाना निकालकर उसे दे देता है। भिखारी किशन की इस उदारता को देखकर उसे भेंट में एक पोटली देता है, जिसमें एक जादुई आटा होता है। ये लो बाबा, ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन जो टिफिन मैं कॉलेज के लिए ले जाता हूँ वो आप रख लीजिए, आपको ज्यादा जरूरत है। ये लो बेटा, ये तुम्हारे काम आएगा। बाबा जी, ये क्या है? मुझे पता है तुम किस अवस्था में जीवन व्यतीत कर रहे हो। ये आटा तुम्हारे काम आएगा। इस पोटली को घर जाकर खोलना। ये कोई मामूली आटा नहीं है। याद रहे, इससे जो भी खाना पकाना वो तुम स्वयं ही पकाना। अगर किसी और को दिया तो यह किसी फायदा का नहीं रहेगा। वो पोटली लेकर किशन अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे अपना दोस्त मोहन मिल जाता है। अरे भाई किशन, पहले तो तुम दूसरों के यहाँ काम करते थे और अब तुम आटा लेकर सड़क पर घूम रहे हो, हैं? किशन बहुत ही शांत स्वभाव का था। वो मोहन की बात का बुरा न मानकर वो वहां से चुपचाप चला गया। घर जाते ही उसके दिमाग में आया, क्यों ना मैं इस आटे का डोसा बनाऊं। वैसे भी हमें डोसा खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं। जैसे ही मोहन आटे को तवे पर डोसा बनाने के लिए रखता है, वो डोसा बोल पड़ता है। अरे ये क्या? ये डोसा तो बोल रहा है। हाँ किशन, मैं बोल सकता हूँ। जिस आटे से तुमने मुझको बनाया वो आटा मामूली नहीं था, वो जादुई आटा था। तुम्हें जो मांगना है मांगो, मैं वो चीज तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। अब मुझे अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोलना है। मुझे उसके लिए कुछ सामान चाहिए और एक बड़ा घर जिसमें मैं अपना सामान रख सकूं। किशन जितना समय ये बोलने में लगता है, इससे पहले ये सब कुछ बनकर खड़ा हो जाता है। किशन ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। उस जादुई आटे से एक जादुई डोसे वाला घर बनकर तैयार हो जाता है। अब हमारे पास अपना खुद का एक जादुई डोसा वाला घर है। मेरा बचपन का सपना अब पूरा होने जा रहा है और जादुई डोसा वाले घर की मदद से फाइनली मैं अपने रेस्टोरेंट वाला आइडिया पर काम कर सकता हूँ। उस जादुई घर में एक खास बात थी। उसके अंदर कोई भी आदमी कितना भी सामान भर सकता था, चाहे बाहर से घर कितना भी छोटा दिखे। अब किशन का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था। दिन भर दिन तरक्की करने और मुनाफा होने के कारण वो अपने काम से बहुत खुश था। अब मोहन और बाकी मोहल्ले वाले लोग किशन और उसकी तरक्की को देखकर जलने लगे थे। देखा तुम लोगों ने एकदम से कैसे ये भिखारी किशन इतना अमीर बन गया। हाँ, कुछ तो बात है जो हमें नहीं पता।
वरना ऐसे ही बिना पैसों के कोई इतना बड़ा रेस्टोरेंट नहीं बना सकता। चलो आज रात सब मिलकर उसके घर चलते हैं और उसका कुछ भी सामान नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहकर वे सभी हंसने लगते हैं। अब मोहन और उसके सभी साथी किशन के जादुई डोसे से बने हुए घर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ये घर कोई मामूली घर नहीं है। चुपके से कदम रखो, सब सोए हुए हैं, कोई गलती से भी उड़ ना जाए। हाँ हाँ, ये कैसा अजीब सा घर है, बाहर से तो इतना छोटा था, यहाँ इतना सामान इकट्ठा कैसे कर रखा है। वो सभी लोग जैसे ही सामान की तरफ बढ़ते हैं तो उनके ऊपर एक बोरी से निकलकर बहुत सारा आटा गिर जाता है और वो कुछ भी नहीं देख पाते। अरे ये क्या हुआ? ये आटे की बोरी हम पर किसने गिराई है? मैं तो कुछ देख ही नहीं पा रहा हूँ। वे ये सब यहाँ वहाँ देख ही रहे होते हैं कि उन्हें एक आवाज आती है। क्यों बच्चों, अब आया ना मजा? पता चला कि आटे से क्या क्या हो सकता है? उस दिन बड़े बोल रहे थे तुम किशन को। अरे कौन हो तुम और हमसे क्या चाहते हो? मुझे तो तुमसे कुछ नहीं चाहिए, पर आगे आगे देखो होता क्या है। जादुई डोसा की ऐसी बातें सुनकर मोहन और उसके सभी दोस्त डर जाते हैं और सभी पास में रखे एक किचन सेट से बहुत सारे चाकू एक साथ हवा में उड़कर उन लोगों की तरफ निशाना साध लेते हैं। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। तुम तो किशन को मजा चखाने आए थे ना, अब क्या हुआ? निकल गई हवा? तभी वो सारे चाकू बहुत ही तेजी से उनकी तरफ आते हैं और उनको बिना चोट पहुंचाए दीवार में लग जाते हैं। ये सब देखकर मोहन और उसकी मंडली की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसकी रोने जैसी हालत हो जाती है। बस इतने में ही डर गए, अभी तो और भी बाकी है। जादुई डोसा को ऐसा कहते ही सारा घर घूमने लगता है और वे लोग पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं, लेकिन जादू की वजह से उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। बोलो, आज के बाद फिर से किशन को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे? नहीं नहीं, हम आज के बाद किशन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। देखना भी मत, वरना अगली बार वो सब करूंगा जो तुम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। चलो अब दफा हो जाओ यहाँ से और दोबारा किशन के आसपास दिखाई मत देना, समझे? ऐसा सुनते ही वे लोग माफी मांगते हुए वहां से डरकर भाग जाते हैं और कभी मुड़कर वापस नहीं आते। बब्बन ने जब से होश संभाला अपने आप को कूड़ा बिन का 10-5 रुपए कमाते हुए ही पाया। मुंबई महानगरी के दादर वाली झुग्गी के नजदीक ही एक बड़े से पाइप में उसका ठिकाना था। एक दिन कूड़ा बिनते हुए उसकी दोस्ती शिवा से हो गई। तुम ये डिब्बा और ब्रश लेकर रोज कहाँ जाते हो भाई? मैं रोज देखता हूँ। मैं तो स्टेशन पर जाकर बूट पॉलिश करता हूँ। कितनी कमाई होती है तुम्हारी? यही कोई 25 रुपए तक मिल जाते हैं। क्या बात करते हो, 25 रुपए? हाँ भाई, 25 रुपए। भाई मुझे भी ऐसा कुछ काम बता दो। कूड़ा बिनकर तो मुश्किल से 5-10 रुपए ही मिल पाते हैं। ठीक है, कुछ पैसे हैं तेरे पास? हाँ, 30 रुपए हैं। कल मैं सुबह 6 बजे आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। मैं तैयार रहूंगा। दूसरे दिन बब्बन सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो गया और पाइप पर बैठकर शिवा का इंतजार करने लगा। तभी दूर से उसे रोजी आते हुए दिखी। आज काम पे नहीं चलोगे क्या? अब तो तुझे अकेले ही काम पर जाना होगा। मैं तो स्टेशन पर बूट पॉलिश करने जा रहा हूँ। अच्छा, तब तो मुझे हमेशा ही अकेले जाना होगा। हाँ। रोजी चुपचाप वहाँ से चली गई थी। तभी उसने देखा कि शिवा आ गया। मैं तैयार हूँ। बब्बन, तुम्हारे पास 30 रुपए है ना? तुम मुझे 20 रुपए दे दो और ये मेरा बूट पॉलिश का डब्बा लेकर स्टेशन पर पिलर नंबर 8 पर चले जाओ। वहाँ मेरा दोस्त रहमान बैठा होगा, उससे कहना आज मेरी जगह तुम काम करोगे। भाई लेकिन मुझे तो पॉलिश करना भी नहीं आता। रहमान तुम्हें सिखा देगा, तुम जाओ। आज मेरे बगल वाले घर में काकी बीमार है, वो अकेली है, उसको लेकर अस्पताल जाऊंगा, कल आ जाऊंगा।
बब्बन को उसने 20 रुपए दे दिए और बूट पॉलिश का डिब्बा लेकर स्टेशन की तरफ चल दिया। रहमान से मिला तो उसने उसे कुछ समझा दिया और जूते पॉलिश करने का तरीका भी समझा दिया। देख भाई, ऐसी आदमी को बूट पॉलिश के लिए मत कहना जो ट्रेन पकड़ने की हड़बड़ी में हो, जो आराम से बैठा हो, और अगर उसके जूते गंदे दिखें तभी उसको जूते पॉलिश करवाने के लिए बोलना। ठीक है। बहुत देर तक स्टेशन पर इधर उधर घूमते रहने के बाद उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो भाग न रहा हो। अंत में जब वो सीढ़ियों के पास हताश होकर बैठा था तभी ओए, जरा जूते पॉलिश करना है, कितना पैसा लेगा? जो ठीक समझो दे देना बाबूजी। उसने बड़े मनयोग से जूते में पॉलिश की और पैसे के लिए हाथ बढ़ाया। उस व्यक्ति ने 10 रुपए उसके हाथ पर रख दिया। बाबूजी, छुट्टे तो नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, तुम सारे रख लो। धन्यवाद बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। बब्बन अभी पैसा रख ही रहा था कि दूसरा ग्राहक भी आ गया। धीरे धीरे उसके पास 5 लोग ने आकर पॉलिश करवाया। उसके पास 50 रुपए आ गए। वो बहुत खुश हुआ। जब घर जा रहा था तब रास्ते से ही उसने एक बूट पॉलिश का डिब्बा खरीदने की सोची। ये बूट पॉलिश का डिब्बा कितने का है काका? ये 300 रुपए की है। कुछ कम नहीं होगा? कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? मेरे पास तो कुल मिलाकर 60 रुपए हैं। इतने में क्या होगा? काका, आप ये पैसे रख लो, मुझे डिब्बा दे दो, मैं आपका सारा पैसा दे दूंगा। अरे ऐसा कैसे? मैं तुम्हें जानता तक नहीं। पैसे तो पूरे ही देने होंगे। चलो जाओ, टाइम खोटी मत करो। बब्बन वहाँ से चला आया। रात में सुबह ही शिवा आकर अपना बूट पॉलिश वाला डिब्बा ले जाएगा, तब मुझे फिर से कूड़ा ही बिनना पड़ेगा। यही सोचकर उसे रात भर ठीक से नींद नहीं आई। सुबह उठा तो शिवा आते हुए दिख गया। बब्बन, यार मैं तो 2-4 दिन तेरे साथ नहीं आ पाऊंगा, तू ही चला जा। काकी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। कोई बात नहीं शिवा, मैं सब संभाल लूंगा। बब्बन मन ही मन हिसाब लगाते हुए आगे बढ़ गया। वो सोचने लगा, 4 दिन में तो मेरे पास 200 रुपए आ जाएंगे, हो सकता है ज्यादा भी आ जाए। मैं बड़े आराम से बूट पॉलिश का डिब्बा खरीद सकता हूँ। बब्बन स्टेशन पर गया तो जाते ही उसे कई ग्राहक मिल गए। उसने मन लगाकर उसके जूते चमका दिए, लेकिन उसके बाद पूरे दिन वो इधर उधर घूमता रहा, लेकिन किसी ने भी बूट पॉलिश नहीं कर पाया। आज तो नसीब ही खोटी है, कोई मिला ही नहीं। कितने लोगों से पूछा पर कोई पॉलिश नहीं करवाना चाहता। यही सब सोचते हुए वो रेल की पटरियां पार कर रहा था। उस पार पहुंचा तो रहमान मिल गया। क्यों भाई, कुछ आमदनी हुई क्या? नहीं भैया, आज तो किसी ने पॉलिश नहीं करवाया, बल्कि कल 4-5 लोगों ने करवाया था। बब्बन, मैं कल से किसी दूसरे काम पर जाऊंगा, मेरे जगह तुम पॉलिश कर लोगे क्या? लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे ट्रेन में पानी बेचने का काम मिल गया है। तुम अपना बूट पॉलिश का डिब्बा कितने रुपए में बेचोगे? चलो 50 रुपए निकाल दो। ओह, ये लो, चलो आज हम लोग साथ में खाना खाते हैं। दोनों दादर स्टेशन से बाहर आए तो रहमान, क्या खाया जाएगा? चलो आज किसी दुकान में बैठकर खाते हैं, हम सारी जिंदगी पैसे ही बटोरते रहेंगे क्या? बब्बन आज बहुत खुश था। कहाँ 300 का बूट पॉलिश का डिब्बा और कहाँ 50 रुपए। सोच सोच कर ही उसके होठों पर मुस्कान आ जा रही थी। हाँ चलो। दोनों एक छोटे से रेस्टोरेंट में घुस गए और जाकर टेबल कुर्सी पर आमने सामने बैठ गए। क्या खाओगे? भाई, मैंने कभी इस तरह नहीं खाया, तुम जो कहोगे वही मैं खा लूंगा। दोनों ने पूरी थाली मंगवाई और खाना खूब स्वाद लेकर खाया। मैंने तो आज पहली बार इतनी बढ़िया खाना खाया। तुमने पहले कभी खाया क्या? अरे नहीं, हाँ जिस दिन मेरा बापू कुछ कमा कर लाता है उस दिन हम घर में पेट भरकर खाना खाते हैं। मेरी माँ हमेशा बिस्तर में पड़ी रहती है, हम लोगों को घर का काम भी करना पड़ता है। तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ रहता है? हाँ, तुम क्या अकेले रहते हो? मेरा कोई नहीं है, मैं तो उसी पाइप में पड़ा रहता हूँ। जिस दिन बीएमसी वाले पाइप ले जाएंगे अपना पता बदल जाएगा। ओहो। उस दिन रहमान का भी बूट पॉलिश का डिब्बा लेकर वो घर चला गया। सुबह उठकर स्टेशन जाने का नया उत्साह मन में भर गया था। 3-4 दिन में उसे ये समझ में आ गया कि बूट पॉलिश करने के धंधे में कभी कभी कमाई बिल्कुल नहीं भी हो सकती है।
इसलिए उसे निराश होने की जरूरत नहीं है। एक दिन जब वह सुबह सुबह स्टेशन जाने को तैयार हुआ, तभी शिवा आ गया। वाह भाई शिवा, आज तो हम दोनों साथ साथ चलेंगे, खूब मजे करेंगे। कैसे? क्योंकि रहमान भाई ने अपना बूट पॉलिश का डिब्बा मुझे बेच दिया, उन्हें दूसरा काम मिल गया। अच्छा। दोनों झूमते हुए स्टेशन की तरफ बढ़ गए। आज तो बब्बन न जाने क्यों बहुत ही खुश था। आज ग्राहक भी बहुत सारे मिले। ऐसे ही जिंदगी चलती रही तो मैं ढेर सारे पैसे इकट्ठा करूंगा और बड़े होकर रोजी से शादी भी कर लूंगा। हम भी अपनी एक झोपड़ी डाल लेंगे। 1 साल बाद। शिवा, आज मेरा काम पर जाने का मन नहीं है। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ, बस आज आराम करना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद ही रोजी आ गई। तुमने मुझे क्यों बुलाया था? आज मुझे तुमसे कुछ कहना है। जल्दी बताओ। आज शाम मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मेरी सौतेली माँ चाहती है कि जल्दी से जल्द मेरी शादी हो जाए। तो तुम उससे शादी करके चली जाओगी? पता नहीं, वैसे रोज रोज घर में मार खाने से तो अच्छा ही है। रोजी की बड़ी बड़ी आंखों से आंसू टपकने लगे। बब्बन तड़प उठा। ठीक है, तुम जाओ। उसके जाने के बाद बब्बन ने अपना डिब्बा उठाया और स्टेशन की तरफ चल पड़ा। रास्ते में ही रोजी का घर आता है। भीतर से आती चीख पुकार की आवाज सुनकर वो उधर ही बढ़ गया। शादी तो तुझे करनी ही होगी। आखिर 25,000 रुपए दे रहा है वो। मैं उस बुढ़े से शादी नहीं करूंगी, चाहे तुम मुझे जान से मार दो। रोजी सिसकते हुए रेल की पटरियों की तरफ दौड़ पड़ी थी। बब्बन उसके पीछे दौड़ा, पर उसके पहले ही रोजी ट्रेन के नीचे आ गई थी। बब्बन का दिल कांप उठा। ट्रेन जाने के बाद रोजी कांपती हुई पटरियों के बीच उठ खड़ी हो गई। रोजी, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारे साथ के लिए कितनी मेहनत की थी। अब मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा। बब्बन और रोजी पाइप में गए। वहां से अपने पैसे निकाले और स्टेशन जाकर दूर देश जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। बब्बन अब गरीब नहीं था। ये बात है एक छोटे से गांव शिवपुर की। वहां दिनेश नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में एक हादसे के दौरान उसके माता पिता चल बसे और उसकी भी आंखों की रोशनी चली गई। उसकी मौसी ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया। एक दिन दिनेश ने फैसला किया कि वो शहर में जाकर रहेगा और कुछ भी करके अपना गुजारा करेगा। मौसी, मैं शहर जाना चाहता हूँ। बेटा दिनेश, तू शहर क्यों जाना चाहता है? वहाँ तेरा ध्यान कौन रखेगा? और बेटा तू जो सुबह सुबह भजन गाता है, उसको सुनकर ही तो मेरी सुबह होती है। मैंने सुना है कि शहर में हम जैसे अंधे लोगों के लिए भी कोई ना कोई काम मिल ही जाता है। यहाँ गांव में तो मैं दिन भर बस गाता ही रहता हूँ। क्या गाना गाकर हमारा गुजारा चल जाएगा मौसी? बेटा तो क्या हुआ, तू गांव में ही रह। जिस तरह भगवान ने अब तक चलाया है, आगे भी हमारी गुजर बसर हो जाएगी। ठीक है मौसी, जैसा तुम कहो। ऐसा कहकर दिनेश सोने के लिए चला जाता है। आधी रात को जब सारा गांव सो रहा था, तो दिनेश चुपके से उठता है। दिनेश अकेला ही शहर की तरफ चल पड़ता है और वो पैदल ही शहर पहुंच जाता है। दिनेश को भूख भी लगने लगी थी। उसके पास कुछ पैसे थे, तो वो कुछ खाने की तलाश में चल देता है। क्या यहाँ पर कुछ खाने की दुकान है? एक आदमी दिनेश से पूछता है। क्या तुम्हें खाने की दुकान पर जाना है? हाँ भाई, मैं देख नहीं सकता, इसीलिए क्या तुम मुझे वहाँ तक छोड़ सकते हो? क्यों नहीं, मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुमको वहाँ तक ले चलता हूँ। वो आदमी दिनेश को थोड़ी दूर ले चलता है। लाओ, मुझे पैसे दे दो, मैं तुमको यहाँ पर खाने के लिए ला देता हूँ। वो आदमी दिनेश के पैसे लेकर चला जाता है, लेकिन वापस नहीं आता। हे भगवान, वो आदमी अभी तक नहीं आया। कहीं वो मेरे पैसे लेकर तो नहीं चला गया? मेरे पास तो और पैसे भी नहीं है। अब मैं उस आदमी को ढूंढने कहाँ जाऊँ? दिनेश कुर्सी से उठता है और चलते चलते सड़क के किनारे पहुंच जाता है। सामने से एक गाड़ी बहुत तेजी से आ रही थी कि तभी एक हाथ दिनेश को पकड़ लेता है। मैं भाई अंधे हो क्या? अभी वो गाड़ी वाला तुमको उड़ा कर चला जाता। हाँ भाई, अंधा ही हूँ। क्या? देखो भाई, मुझे माफ करना, मैं नहीं जानता था कि तुम नहीं देख सकते हो, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई, एक आदमी मेरे पैसे लेकर चला गया। मैंने उसको कुछ खाने के लिए अपने पैसे दिए थे। फिर दिनेश कमलेश को अपने बारे में बताता है। सब कुछ जानने के बाद कमलेश दिनेश को अपने साथ अपने घर ले जाता है और उसको खाने के लिए भी देता है। देखो दिनेश, मैं भी यहाँ पर अकेला ही रहता हूँ। अगर तुम चाहो तो
मेरे साथ रह सकते हो। क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? हाँ, पर यहाँ तो अच्छे खासे लोग भी खाली घूम रहे हैं, फिर तुम्हें काम कैसे मिलेगा? और तुम क्या करते हो? मैं दिन में दुकान पर हिसाब किताब करता हूँ और रात को पढ़ाई। मैं बैंक मैनेजर की नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। दिनेश और कमलेश इसी तरह बात करते हुए कुछ देर बाद सो जाते हैं। अगले दिन सुबह कमलेश अपने काम पर जाते हुए दिनेश से कहता है, देखो दिनेश, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, तुम दिन में खा लेना। ऐसा कहकर कमलेश वहां से चला जाता है। दिनेश भी कुछ देर बाद बाहर जाता है। वो सोच रहा था कि वो क्या करे। वो लोगों के पास काम मांगने जाता, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलता है कि वो देख नहीं सकता, तो लोग उसको काम के लिए मना कर देते हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कोई भी काम नहीं दे रहा है। अब मैं गांव भी क्या मुंह लेकर जाऊंगा? थका हारा दिनेश वहीं पर बैठ जाता है। थोड़ी देर में वो घर पहुंचता है। कमलेश भी घर आ चुका था। दोनों दोस्त खाना खाकर कुछ देर बात करते हैं। फिर दिनेश सो जाता है और कमलेश पढ़ाई करने लग जाता है। कमलेश को यही समय मिलता था पढ़ने के लिए। अभी कमलेश को कुछ ही देर हुए थे पढ़ते हुए कि लाइट चली जाती है। लो, आज फिर ये बिजली चली गई। अगर ऐसे ही रोज लाइट जाती रही तो मैं पढ़ाई कैसे करूंगा? कमलेश कुछ देर बैठकर इंतजार करता है और फिर सो जाता है। अगली सुबह कमलेश तैयार होकर अपने काम के लिए जाने लगता है और जाते हुए कहता है, अच्छा, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? कमलेश के जाने के बाद थोड़ी देर में दिनेश भी काम की तलाश में निकल पड़ता है। लोगों के पास काम मांगने के लिए जाता है, लेकिन आज भी वही सब हुआ जो कल हुआ था। फिर दिनेश उदास मन से एक मंदिर के सामने बैठकर गाना गाने लगता है। उसकी आवाज बहुत ही मधुर थी, इसलिए जो भी उसका गाना सुनता वो उसकी तरफ खींचा चला आता और इसी तरह चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। लेकिन दिनेश इस बात से अनजान था। जैसे ही दिनेश गाना बंद करता है, उसके पास कुछ लोग आते हैं और उसके हाथ में पैसे देकर जाने लगते हैं। कौन है? और ये मेरे हाथ में सब क्या देकर जा रहे हो? बेटा, उनको तुम्हारा गाना बहुत पसंद आया, इसीलिए वे सब तुम्हें पैसे देकर जा रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे पैसे भीख नहीं चाहिए। मैं भिखारी नहीं हूँ। बेटा, सारे लोग तो चले गए। तुम कौन हो बाबा? बेटा, मैं तो इसी मंदिर में रहता हूँ और थोड़े बहुत पैसे भीख मांगकर मैं अपना पेट भर लेता हूँ। अच्छा बाबा, तो ये पैसे आप रख लो। दिनेश सारे पैसे उस बाबा को देकर वापस कमलेश के घर की तरफ चल देता है। फिर दिनेश कमलेश को दिन की सारी बातें बता देता है। अच्छा दिनेश, बता, तू क्या सच में इतना अच्छा गाना गाता है? ये तो पता नहीं, लेकिन मौसी भी ऐसा ही कहती थी कि मेरा भजन सुनने से ही उनकी सुबह अच्छी होती है। इसी तरह बातें करते हुए रात हो जाती है और कमलेश पढ़ने के लिए बैठ जाता है। आज दिनेश भी कमलेश के साथ ही बैठा हुआ था कि फिर से बिजली चली गई। कमलेश फिर से गुस्सा करता है तो दिनेश पूछता है, क्या बात है कमलेश, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? कमलेश सारी बातें दिनेश को बताता है कि जब भी वो पढ़ने बैठता है तो थोड़ी ही देर बाद बिजली चली जाती है। दिनेश, इस तरह से तो मैं कभी भी परीक्षा में पास नहीं हो पाऊंगा। कमलेश मायूस होकर सो जाता है। दिनेश भी कमलेश की इस परेशानी से चिंता करने लगता है और अगले दिन सुबह होने पर कमलेश भी अपने काम पर चला जाता है और दिनेश भी। दिनेश यही सब सोचता हुआ उसी मंदिर के सामने पहुंच जाता है, जहां पर उनको वही बाबा मिल जाते हैं। वो बाबा दिनेश के पास आते हैं और दिनेश उनको अपने दोस्त की परेशानी के बारे में बताता है। इसका तो एक ही हाल है, तुम बैटरी से चलने वाला लाइट खरीद लो, उसके लिए थोड़े ज्यादा पैसों की जरूरत है। हाँ, तुम कल की तरह मंदिर के पास बैठकर गाना गाओ तो देखना 2-3 दिन में ही इतने पैसे हो जाएंगे कि तुम अपने दोस्त के लिए लाइट खरीद सको। बाबा के कहे अनुसार दिनेश मंदिर के सामने पहुंचकर गाना गाने लगा। फिर लोग वहां आए और दिनेश को पैसा भी दिए, लेकिन आज दिनेश ने वो पैसे अपने पास रख लिए। वो इसी तरह रोज मंदिर के सामने आता था और गाना गाता। 4 दिन बाद दिनेश के पास इतने पैसे हो गए थे कि वो बैटरी वाला लाइट खरीद सके। वो बाबा के साथ जाकर बैटरी वाला लाइट खरीद लेता है। आज दिनेश कमलेश से भी पहले घर पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद कमलेश भी घर पहुंचता है। फिर दोनों खाना खा लेते हैं। रात होने पर
फिर से वही होता है। कमलेश पढ़ने लगता है और कुछ ही देर में बिजली चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। लेकिन अचानक से रोशनी होने पर कमलेश चौंक जाता है। उसने देखा दिनेश बैटरी वाला लाइट लिए खड़ा हुआ था। कमलेश, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी बिजली जाएगी तो तुम ये बैटरी वाला लाइट जलाकर पढ़ाई कर लेना। दिनेश, लेकिन तू ये लाया कहाँ से? तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? दिनेश कमलेश को सारी बात बता देता है। फिर कमलेश दिनेश को अपने गले से लगा लेता है